हेलो फ्रेंड्स, मैं रमाकांत शर्मा और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं परिसंचरण तंत्र। ठीक है। जिस परिसंचरण तंत्र का हम अध्ययन कर रहे हैं वो मुख्य रूप से मानव के संदर्भ में अध्ययन करेंगे कि मानव में किस प्रकार परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, उसके कितने प्रकार हैं, उसके क्या क्या घटक हैं और उनके जो कंपोनेंट्स हैं, घटक हैं, उनके बारे में विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं परिसंचरण तंत्र की परिभाषा। तो इसकी डेफिनेशन या परिभाषा क्या है? किसी भी जीव के शरीर में पाए जाने वाला वह तंत्र जो पदार्थों के परिवहन का कार्य करता है उसे परिसंचरण तंत्र कहेंगे। किसी भी जीव में पाए जाने वाला वह तंत्र जो क्या करेगा, पदार्थों का परिवहन का कार्य करेगा। अब पदार्थों के परिवहन मतलब देखो, तीन प्रकार के पदार्थों का परिवहन करवाता है मुख्य रूप से परिसंचरण तंत्र। या तो पोषक पदार्थों का परिवहन करवाएगा, या गैसीय पदार्थों का परिवहन करवाएगा, या करवाएगा उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। तो किसी भी जीव में पाए जाने वाला वह तंत्र जो मुख्य रूप से इन पदार्थों के परिवहन से संबंधित है उसे कहा जाएगा परिसंचरण तंत्र। ठीक है। जीवों में तीन प्रकार के परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। पहला रुधिर परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम BCS। दूसरा लसिका परिसंचरण तंत्र, लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। और तीसरा जल परिसंचरण तंत्र या जल परिवहन तंत्र, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो किसी भी जीव जो है उनमें पदार्थों का परिवहन करने के लिए परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और ये जो परिसंचरण तंत्र होता है तीन प्रकार के हो सकते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र हो सकता है, लसिका परिसंचरण तंत्र हो सकता है और जल परिसंचरण तंत्र हो सकता है। अगर परिसंचरण करने में यानी कि पदार्थों को विनिमित करने में, लाने ले जाने में अगर माध्यम के रूप में कौन काम करे, रुधिर, तो इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र कहलाएगा रुधिर परिसंचरण तंत्र। ठीक है। और अगर माध्यम के रूप में यानी कि परिसंचरण करने में, पदार्थों को परिसंचरित करने में, लाने ले जाने में माध्यम के रूप में कौन काम करे, लसिका, तो कहलाएगा लसिका परिसंचरण तंत्र। और अगर जल काम करेगा तो कहलाएगा जल परिसंचरण तंत्र। तो परिसंचरण तंत्र तीन प्रकार का हो सकता है माध्यम के आधार पर। अगर रुधिर माध्यम के रूप में कार्य करेगा मतलब रुधिर लाने ले जाने का काम कर रहा है, अगर रुधिर किसी गैस को लेके आ रहा है, किसी गैस को लेके जा रहा है, पोषक पदार्थों को ला रहा है, लेके जा रहा है, तब तो रुधिर परिसंचरण तंत्र हो जाएगा। लसिका काम करेगा तो लसिका परिसंचरण तंत्र हो जाएगा। और जल काम करेगा तो जल परिसंचरण तंत्र हो जाएगा। इस प्रकार हमने परिसंचरण तंत्र को तीन भागों में बांट दिया, रुधिर परिसंचरण तंत्र, लसिका परिसंचरण तंत्र और जल परिसंचरण तंत्र। अब हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक यही है, तो हमारा आज का टॉपिक है रुधिर परिसंचरण तंत्र। ठीक है। मुख्य रूप से किसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे हम इसका, मानव के संदर्भ में। हम रुधिर परिसंचरण तंत्र का किसके संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं, मानव के संबंध में। तो वह परिसंचरण तंत्र जिसमें पदार्थों के विनिमय का कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, रुधिर के द्वारा, उसे कहेंगे रुधिर परिसंचरण तंत्र। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, वह परिसंचरण तंत्र जिसमें पदार्थों के विनिमय का कार्य या परिसंचरण का कार्य रुधिर के द्वारा किया जाता है उसे रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है। जीवों में अगर ये देखा जाए तो जीवों में दो प्रकार के रुधिर परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। पहला खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र, ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र। दूसरा होता है बंद परिसंचरण तंत्र, क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम या क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। तो दो प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं जीवों में, खुला प्रकार का परिसंचरण तंत्र और बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र। अगर रक्त नलिकाओं में नहीं बहता, नलिकाओं में प्रवाहित नहीं होता, तो उसे माना जाता है खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र। और अगर रक्त किनमें बहता है, नलिकाओं में, मतलब नलिकाएं मतलब धमनी और शिराएं, तो उसे कहा जाता है बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र। एक तरह से सही भी है, तो एक तरह से यह भी कहा जा सकता है कि अगर कोई परिसंचरण तंत्र है जिसमें नलिकाएं तो है, मतलब क्या होगा कि रक्त कुछ देर तक तो नलिकाओं में बहे, लेकिन जब कोशिका या किसी ऊतक के संपर्क में आए उस समय वो नलिका में उपस्थित ना हो, तो कहलाता है खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र। और अगर मान लीजिए कि रक्त यहाँ पर नलिकाओं में ही बहे
कोशिकाओं के संपर्क में आने तक भी नलिकाओं में रहे तो उसे कहा जाता है बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र। जैसे ये कोई नलिका है और ये कोई कोशिका है, यहां पर रक्त प्रवाहित हो रहा है, लेकिन कोशिका से पहले, कोशिका तक नलिका नहीं है, कोशिका से पहले नलिका समाप्त हो चुकी है, रक्त यहां पर बाहर निकलकर एक गुहा में उपस्थित हो गया, गुहा में भर गया, या इसे हम क्या कह सकते हैं कि कोटर, किस में भर गया, कोटर में, और उसके बाद किसके संपर्क में आया, कोशिका में। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर रक्त किस में उपस्थित हो, रक्त कोटर में। भाई रक्त का बना हुआ कोटर एक गुहा है जिसमें रक्त आकर भर गया, यहाँ तक तो नलिका में था, लेकिन कोशिका से जस्ट थोड़ी देर पहले ही नलिका समाप्त हो चुकी, तो रक्त एक विशेष प्रकार की गुहा में भर गया जिसे हमने कोटर कह दिया। चूंकि इसमें रक्त भरा हुआ था इसलिए हमने क्या कह दिया, इसे नाम दे दिया रक्त कोटर। तो नलिका भी है लेकिन रक्त अंत में किस में उपस्थित रहा, रक्त कोटर में। उसके बाद किसके संपर्क में आया, कोशिका के, यानी कि सेल के संपर्क में आया। ये तो नलिका है, ये कोशिका है, तो कोशिका के संपर्क में आने से पहले रक्त किस में उपस्थित है, रक्त कोटर में। तो इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र कहलाता है खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र। लेकिन अगर ये नलिका कहां तक होती, सीधे कोशिका तक, और उसके बाद छोटी छोटी धमनिकाओं या शिराओं के द्वारा कोशिका में प्रवेश करती और पदार्थों का परिवहन करती, तब इसे क्या कहते हैं, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र। तो दो प्रकार का परिसंचरण तंत्र है। अगर नलिकाओं में उपस्थित नहीं होगा रक्त तब तो कहलाएगा खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र, और अगर नलिका में उपस्थित होगा यानी कि हमेशा नलिका में ही प्रवाहित होगा तो कहलाएगा बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र। जितने भी एकशुल्क प्राणी हैं उन सभी प्राणियों में खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जितने भी एकशुल्क प्राणी हैं। जबकि जितने भी कशरुक प्राणी होते हैं उन सभी प्राणियों के अंदर बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। किंतु एक एकशुल्क प्राणियों का संघ है जिसे एनिलिडा कहा जाता है। एकशुल्क है, होना कैसा चाहिए था, खुला, लेकिन एनिलिडा में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र। एनिलिडा जो संघ है उनके प्राणियों के अंदर बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है। तो आप ये विशेष रूप से ध्यान रखना। तो हमने दो प्रकार के परिसंचरण तंत्र पढ़े, खुला और बंद। खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र में रक्त नलिकाओं में नहीं बहेगा, अपितु किस में उपस्थित होगा, रक्त कोटर में। कि अगर रक्त कोटर में उपस्थित होता है तो इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र खुला कहलाता है, और अगर नलिकाओं में प्रवाहित होता है तो किस प्रकार का कहलाएगा, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र। तो हमारे पास यहाँ पर दो प्रकार के परिसंचरण तंत्र आ चुके हैं, एक बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र और एक खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर रुधिर परिसंचरण तंत्र के पहला प्रकार हो चुका है। दूसरी हम बात करते हैं उसके घटक, कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, किन किन भागों से रुधिर परिसंचरण तंत्र मिलकर बना है। तो ध्यान रखना कि रुधिर परिसंचरण तंत्र तीन चीजों से मिलकर बना है। सबसे पहले आ गया रुधिर, या फिर इसे रक्त भी कहा जाता है या इसे हम ब्लड भी कहते हैं। दूसरा जो इसका भाग है उसमें हम सम्मिलित करते हैं हृदय को, इसे हार्ट भी कहा जाता है। और तीसरा जो है उसमें हम सम्मिलित करते हैं नलिकाओं को, मतलब वेसल्स को। और ये नलिकाएं दो प्रकार की होती है मुख्य रूप से, धमनी और शिराएं, आर्टरीज और वेन। धमनी आगे जाकर छोटी छोटी अगर शाखाओं में बढ़ जाती है तो उसे धमनिकाएं कहा जाता है, और शिराएं अगर आगे छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है तो उसे शिरिकाएं कहा जाता है। और इसके अलावा भी और छोटी छोटी नलिकाएं और पाई जाती हैं जिनके द्वारा क्या होता है, रुधिर का परिवहन होता है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर तीन प्रकार के घटक बता दिए गए हैं। रुधिर हो गया जैसे हमने रक्त कह दिया, इसके अलावा हृदय हो गया और नलिकाएं हो गई। तो इस परिसंचरण तंत्र में हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं रुधिर का या फिर रक्त का। ठीक है, तो हमने सबसे पहले परिसंचरण तंत्र की परिभाषा पढ़ी कि पदार्थों का विनिमय करने वाला तंत्र परिसंचरण तंत्र कहलाएगा। पदार्थों का विनिमय करने के लिए जीवों में तीन प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं, रुधिर परिसंचरण तंत्र, लसिका परिसंचरण तंत्र और जल परिसंचरण तंत्र। मनुष्य में जो पाया जाता है वो कैसा है, रुधिर भी है और लसिका भी है, दोनों है। लेकिन हम यहाँ पर किसे अध्ययन कर रहे हैं, रुधिर परिसंचरण तंत्र का। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र किसे कहा, अगर रुधिर के द्वारा पदार्थों का परिवहन होगा तो रुधिर परिसंचरण तंत्र कहलाएगा। कितने प्रकार का है, दो प्रकार का, खुले प्रकार का और बंद प्रकार का। अगर रक्त नलिकाओं में नहीं बहता, मतलब रक्त नलिकाओं में नहीं बहेगा तो कहाँ रहेगा, रक्त कोटर में, तो क्या कहलाएगा, खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र। और अगर रक्त नलिकाओं में बहेगा तो क्या कहलाएगा, बंद प्रकार का परिसंचरण। नलिका के अंदर बह रहा है मतलब अंदर बंद है तो बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र, और रक्त कोटर में उपस्थित मतलब खुला हुआ है, चारों तरफ कोई आवरण नहीं है तो खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र कहलाएगा।
खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से अकशेरुक प्राणियों में पाया जाता है, लेकिन किसके अलावा? एनेलिडा के अलावा। ये अपवाद है खुले प्रकार के परिसंचरण तंत्र का। जबकि बंद प्रकार का जो परिसंचरण तंत्र होता है वो सभी कशेरुक प्राणियों में उपस्थित होता है। ठीक है। उसके बाद हमने बात की परिसंचरण तंत्र के घटक। कितने हो गए परिसंचरण तंत्र के? 3 घटक। रक्त हो गया, हृदय हो गया और नलिकाएं हो गई। अब हम इसकी स्टडी करेंगे परिसंचरण तंत्र के प्रथम घटक की, जिसे हमने रक्त के रूप में विभाजित किया है। तो सबसे पहले अध्ययन करेंगे हम रक्त का। तो हमारा परिसंचरण तंत्र का प्रथम घटक है रक्त या फिर ब्लड। इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम इसका क्लासिफिकेशन या फिर वर्गीकरण करते हैं कि रक्त का वर्गीकरण कैसे होगा। देखिए सामने, रक्त को 2 भागों में बांटा जा सकता है, मतलब रक्त 2 घटकों से मिलकर बना हुआ है। पहला है, थोड़ा छोटा बनाता हूँ इसको, नहीं तो आएगा नहीं है इसमें। तो रक्त 2 भागों से मिलकर बना हो गया। पहला हो गया प्लाज्मा और दूसरा हो गया रुधिर कणिकाएं। पहला प्लाज्मा और दूसरा रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा हो गया और रुधिर कणिका मतलब ब्लड कॉर्पसेल्स हो गई। तो प्लाज्मा जो होता है वो कुल रक्त के 55% भाग का निर्माण करता है, जबकि रुधिर कणिकाओं के द्वारा कुल रक्त के 45% भाग का निर्माण किया जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर। उसके बाद ये जो प्लाज्मा होता है ये 3 भागों में बटा हुआ होता है। इसमें पाए जाते हैं जल, इसमें पाए जाते हैं कार्बनिक पदार्थ और इसमें पाए जाते हैं अकार्बनिक पदार्थ। तो प्लाज्मा 3 चीजों से मिलकर बना होता है, जल से, कार्बनिक पदार्थों से और अकार्बनिक पदार्थों से। ठीक है। प्लाज्मा का लगभग 90% जो भाग होता है वो जल से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा का 90% भाग किससे बना है? जल से। यह माना जाता है कि प्लाज्मा का 7 से 8% जो भाग होता है वो बना हुआ होता है कार्बनिक पदार्थों से, और जो शेष भाग होता है वो शेष भाग किससे बना होता है? अकार्बनिक पदार्थों से बना होता है। ठीक है। तो 90% भाग जल हो गया, कार्बनिक पदार्थ हो गया 7 से 8% और अकार्बनिक पदार्थ हो गए शेष भाग। अब ये जो जल तो जल होता है, अब ये जो कार्बनिक पदार्थ होता है इनमें मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन। मतलब प्लाज्मा के जो कार्बनिक पदार्थ होंगे उनमें मुख्य रूप से प्रोटीन उपस्थित होंगे, जबकि अकार्बनिक पदार्थों में मुख्य रूप से क्या पाए जाएंगे? आयन पाए जाएंगे। ठीक है। अब कार्बनिक पदार्थों में जो प्रोटीन पाए जाते हैं उनमें से मुख्य जो प्रोटीन उनके बारे में बात कर लेते हैं कि मुख्य प्रोटीनों के रूप में पाए जाते हैं एक तो फाइब्रिनोजन, एक पाया जाता है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन। ये मुख्य रूप से पाए जाने वाले में प्रोटीन है। ये जो फाइब्रिनोजन प्लाज्मा में पाया जाता है इसके द्वारा रक्त के थक्के का निर्माण किया जाता है, मतलब रक्त का थक्का बनाया जाता है। ये जो एल्ब्यूमिन होता है इसके द्वारा परिवहन में सहायता की जाती है और ये मुख्य रूप से परासरण नियमन का कार्य करता है। और ये जो ग्लोब्यूलिन होता है ये मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा को कोई विशेष कार्य नहीं है। बीटा जो होता है ये बीटा जो होता है रक्त, एक तो विशेष बात ये पदार्थों के परिवहन में सहायता करता है। बीटा जो ग्लोब्यूलिन है वो पदार्थों के परिवहन में सहायता करेगा। उसके अलावा रक्त का जो थक्का बनेगा ना, उस थक्के को घोलने का कार्य, मतलब उसे डिसॉल्व करने का कार्य भी कौन करता है? बीटा ग्लोब्यूलिन। अब बचा हमारे पास गामा ग्लोब्यूलिन। ये गामा ग्लोब्यूलिन जो होता है प्रतिरक्षा से संबंधित होता है और किसका निर्माण करता है? एंटीबॉडी का। ठीक है। ये हो गए हमारे कार्बनिक पदार्थ। तो कार्बनिक पदार्थों में मुख्य रूप से क्या आ गया? प्रोटीन। पहला आ गया फाइब्रिनोजन, क्या करेगा? रक्त का थक्का बनाएगा। दूसरा कौन सा आ गया? एल्ब्यूमिन, क्या करवाएगा? परासरण नियमन। तीसरा कौन सा आ गया? ग्लोब्यूलिन। कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा क्या काम करेगा? कोई विशेष कार्य नहीं है, मुख्य रूप से जो पदार्थों के परिवहन है उसी में सहायता करता है। जैसे ये अमीनो अम्ल के साथ उपस्थित हो सकता है या फिर वसीय अम्ल कोलेस्ट्रॉल इनके साथ उपस्थित होता है। और इसके अलावा बीटा जो होगा, ग्लोब्यूलिन जो होगा वो परिवहन से संबंधित होगा और रक्त का जो थक्का बनेगा उसे डिसॉल्व करने का काम करता है, मतलब उसे घोलने का काम करता है। और जो गामा ग्लोब्यूलिन है ये एंटीबॉडी के निर्माण में क्या करता है? सहायता करता है।
तो ये हो गए इसके कार्बनिक पदार्थ। इसके अलावा अकार्बनिक पदार्थों के रूप में सोडियम आयन पाए जा सकते हैं, पोटेशियम आयन पाए जा सकते हैं, कैल्शियम आयन पाए जा सकते हैं, सल्फेट आयन पाए जा सकते हैं, बाइकार्बोनेट आयन पाए जा सकते हैं, मैग्नीशियम आयन पाया जा सकता है। इस प्रकार बहुत से आयन क्या होते हैं यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो कार्बनिक पदार्थों के रूप में आयन पाए जाते हैं, सॉरी अकार्बनिक पदार्थों के रूप में आयन पाए जाते हैं, कार्बनिक पदार्थों के रूप में प्रोटीन पाए जाते हैं, और इसके अलावा क्या पाया जाता है। तो ये है प्लाज्मा का वर्गीकरण। तो रक्त का 55% भाग जो होता है प्लाज्मा का बना होता है, जिसमें 90% भाग जल होगा, 7 से 8% भाग कार्बनिक पदार्थ पाए जाएंगे जिसमें प्रोटीन उपस्थित होंगे, और शेष जो भाग होगा अकार्बनिक पदार्थों का बना होगा। कार्बनिक पदार्थों में हम जिनकी बात कर रहे हैं उन प्रोटीनों को सम्मिलित किया जाता है। यहाँ मुख्य रूप से 3 प्रोटीन उपस्थित हो गए। पहला हो गया फाइब्रिनोजन, रक्त का थक्का बनाएगा। दूसरा हो गया एल्ब्यूमिन, पदार्थों के परिवहन में सहायता करता है, इसके अलावा परासरण नियमन में भी सहायता करता है। और तीसरा आ गया ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन और गामा ग्लोब्यूलिन। बीटा ग्लोब्यूलिन जो होता है परासरण नियमन का, पदार्थों के परिवहन का कार्य करता है और रक्त के थक्के को घोलने का कार्य भी करता है। जबकि जो गामा ग्लोब्यूलिन होता है उसके द्वारा प्रतिरक्षा के समय एंटीबॉडी के निर्माण में सहायता प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार इसका ही वर्गीकरण हो गया। जबकि अकार्बनिक आयनों के रूप में यहाँ मुख्य रूप से सोडियम आयन हो गए, पोटेशियम आयन हो गए, कैल्शियम आयन हो गए, मैग्नीशियम आयन हो गए, क्लोराइड आयन हो गए, बाइकार्बोनेट आयन हो गए, और फास्फेट वगैरह से संबंधित या सल्फेट कुछ आयन से ये सारे क्या होते हैं उपस्थित होते हैं। पीएच के नियमन का कार्य करते हैं इनके द्वारा। ये जो होते हैं ये पीएच का नियमन करता है, क्योंकि जो रक्त होता है उसकी पीएच का मान कितना बताया गया, 7.4। पीएच कितनी है इसकी, 7.4। मतलब ये कैसा है, क्षारीय। क्षारीय है लेकिन कैसा, हल्का क्षारीय। ध्यान रखना, रक्त कैसा, एक हल्का क्षारीय पदार्थ। और रक्त को क्या कहा जाता है, तरल संयोजी ऊतक। ये मैं आपको बताना भूल गया ना कि रक्त को हम क्या कहते हैं, इसका इंट्रोडक्शन नहीं दिया मैंने आपको कि रक्त जो होता है वो एक प्रकार का क्या है, तरल संयोजी ऊतक। हमारे शरीर के टोटल भाग का 7% रक्त के द्वारा ही बना होता है, यानी कि लगभग 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है स्वस्थ मनुष्य में। और पीएच का मान कितना है, 7.4%। जो परसेंटेज है रक्त में विभिन्न भागों की उसे हीमेटोक्रिट वैल्यू कहा जाता है। इस वैल्यू ये जो परसेंटेज है सबकी, उनके परसेंटेज को किस में कैलकुलेट किया जाता है, हीमोक्रिट वैल्यू में। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया रक्त का वर्गीकरण। ठीक, तो यहाँ पर ये रक्त के वर्गीकरण में हमने इसके 2 भाग बता दिए हैं, प्लाज्मा बता दिया और रुधिरकणिकाएं बता दिया। प्लाज्मा में 3 भाग हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे रुधिरकणिकाओं की। तो रक्त में मुख्य रूप से 3 प्रकार की रुधिरकणिकाएं पाई जाती है। पहला होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स या फिर बिम्बाणु। आरबीसी मतलब लाल रुधिरकणिका, डब्ल्यूबीसी मतलब है श्वेत रुधिरकणिका, और प्लेटलेट्स मतलब बिम्बाणु। आरबीसी को लाल रुधिरकणिका भी कहा जाता है या फिर इसे एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। इसका एक और नाम है, इसका नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी जो होता है उसे श्वेत रुधिरकणिका या फिर ल्यूकोसाइट कहा जाता है, जबकि प्लेटलेट जो होता है उसे थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। ये इनके अन्य नाम है। तो एरिथ्रोसाइट हो गए, ल्यूकोसाइट हो गए और थ्रोम्बोसाइट हो गया। ठीक है, अब हम इनके आगे वर्गीकरण की बात करते हैं। आरबीसी का आगे कोई वर्गीकरण नहीं। डब्ल्यूबीसी जो होती है वो आगे 2 प्रकार की होती है, कणिका में डब्ल्यूबीसी और अकणिका में डब्ल्यूबीसी। अगर डब्ल्यूबीसी के अंदर कणिकाएं उपस्थित होंगी छोटी छोटी, तब तो कणिका में डब्ल्यूबीसी कहलाएगी। कणिकाएं नहीं होंगी तो अकणिका में डब्ल्यूबीसी कहलाएंगे। ठीक है, यानी कि इनके जो केंद्रक होते हैं, ये केंद्रक युक्त रंगीन कणिकाएं होती है डब्ल्यूबीसी। ध्यान रखना, केंद्रक विहीन होती है आरबीसी, जबकि डब्ल्यूबीसी जो होती है वो केंद्रक युक्त रंगहीन कणिकाएं होती हैं। ठीक है, और इनके कोशिका द्रव जो होता है अंदर, उसके अंदर वो पाए जाते हैं छोटी छोटी कणिकाएं। कणिकाएं होंगी तो कणिका में कहलाएगी, और कणिकाएं नहीं होंगी तो अकणिकाएं में कहलाएंगे। अभी जो कणिका में डब्ल्यूबीसी होती है 3 प्रकार की होती है। एक होती है न्यूट्रोफिल, एक होती है बेसोफिल, और एक होती है इओसिनोफिल। तीन प्रकार की कणिका में डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल। 3 प्रकार की होगी। उसी प्रकार अकणिका में डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की पाई जाती है। पहले को हम कहते हैं मोनोसाइट और दूसरी को हम कहते हैं लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट
साइट। कणिका में 2 प्रकार की हो चुकी है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, और कणिका में 3 प्रकार की हो चुके हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स। ठीक है, उसके बाद आ जाती है प्लेटलेट्स या फिर बिंबाणु, रक्त का थक्का बनाएंगे। तो आरबीसी यहाँ पर जो है ये इनका जो डिटेल है वो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे, आज यहीं तक। तो आरबीसी जो होंगी वो पदार्थों के परिवहन में सहायता करती है, गैसीय पदार्थों का विनिमय हो गया, पोषक पदार्थों का परिवहन हो गया। डब्ल्यूबीसी जो होंगी वो प्रतिरक्षा से संबंधित होती है, सुरक्षा करने का कार्य करती है हमारे शरीर की। प्लेटलेट जो होती है वो रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती है। तो इनका सबका क्या हो गया, वर्गीकरण। अब जो नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे एक एक चीज को। यहाँ वैसे हमने डिटेल ले ली है प्लाज्मा की थोड़ी बहुत, लेकिन और जो कोई डिटेल होगी या फिर सपोज दैट कुछ इसके और फैक्ट्स होंगे, और बाकी जो टॉपिक हमारा आरबीसी से स्टार्ट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वर्गीकरण कर दिया रक्त का प्लाज्मा में और रुधिर कणिकाओं में। प्लाज्मा 55% भाग बनाएगा, रुधिर कणिकाएं 45% भाग बनाएगा। ये जो प्लाज्मा का यहाँ पर वर्गीकरण है, जल हो गया, कार्बनिक पदार्थ हो गया, अकार्बनिक पदार्थ हो गया। जबकि रुधिर कणिकाएं जो होंगी वो यहाँ पर वर्गीकृत की गई है कि रुधिर कणिकाओं को 3 भागों में बांटा गया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में। आरबीसी मतलब लाल रुधिर कणिकाएं मतलब एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी मतलब श्वेत रुधिर कणिकाएं या फिर व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स या फिर ल्यूकोसाइट, और बिंबाणु मतलब प्लेटलेट्स मतलब थ्रोम्बोसाइट। तो यहाँ पर इसका क्या कर दिया गया है, वर्गीकरण कर दिया गया है। उसके बाद और किसी का कुछ वर्गीकरण नहीं है, लेकिन डब्ल्यूबीसी का आगे वर्गीकरण है। केंद्रक युक्त कणिकाएं का रंगहीन कणिकाएं कहा जाता है इन्हें, और उसके अंदर कुछ छोटे छोटे अगर कणिकाएं उपस्थित होती हैं इनके अंदर भी, तो भी इन्हें कणिका में डब्ल्यूबीसी कहा जाएगा। और कणिकाएं नहीं होंगी इनके अंदर तो इन्हें अकणिका में। जैसे सपोज दैट ये डब्ल्यूबीसी है, अगर इसके अंदर ऐसे कणिकाएं उपस्थित है तो उसे कणिका में कहा जाएगा, और अगर कणिकाएं नहीं है तो ऐसी डब्ल्यूबीसी को अकणिका में कहा जाएगा। ठीक है, तो अगर कणिका होंगी तो कणिका में, और कणिकाएं नहीं होंगी तो अकणिका में। कणिका में को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। यहाँ पर जो न्यूट्रोफिल्स होती है इनके द्वारा फैगोसाइटोसिस भक्षाणु की जो क्रिया होती है वो दर्शाई जाती है। जो बेसोफिल्स होती है उसके द्वारा हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन इन पदार्थों का स्त्रवण किया जाता है। जबकि जो इओसिनोफिल्स होती है ये एलर्जी के समय कार्य करती है। इसी प्रकार अकणिका में डब्ल्यूबीसी को भी 2 भागों में बांटा गया, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। यहाँ पर जो मोनोसाइट होती है ये भी वही भक्षाणु वाली क्रियाएं दर्शाती है, और जो लिम्फोसाइट होती है इन लिम्फोसाइट को 2 भागों में बांटा जा सकता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। यहाँ पर जो बी लिम्फोसाइट बनती हैं ये बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज के निर्माण में सहायता करती है। ये जो बी लिम्फोसाइट है किसका निर्माण करती है, एंटीबॉडीज का निर्माण करती है, और इनके द्वारा ह्यूमरल इम्यूनिटी दर्शाई जाती है। जबकि जो टी लिम्फोसाइट होती है ये एंटीबॉडी के निर्माण में सहायता प्रदान कर रही है, और इनके द्वारा सेल मीडिएट इम्यूनिटी दर्शाई जाती है। क्या होती है सारी चीजें वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे और इसको अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये हो चुका है रक्त का वर्गीकरण। हमने परिसंचरण तंत्र की परिभाषा पढ़ ली थी। पदार्थों का विनिमय करने वाला तंत्र परिसंचरण तंत्र कहलाता है। 3 प्रकार पढ़े थे यहाँ पर हमने, रुधिर परिसंचरण तंत्र, लसिका वाला तंत्र और जल वाला तंत्र। ठीक है, तीनों ही पदार्थों के परिवहन में सहायता करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर प्रकार देखे थे, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। अकशेरुक प्राणियों में खुला होता है एनिलिडा के अलावा, जबकि बंद परिसंचरण तंत्र सभी कशेरुक प्राणियों में एवं एनिलिडा में पाया जाता है। उसके बाद हमने घटक देखे थे जिसमें सबसे पहले ब्लड लिया था, मतलब रक्त हो गया था। उसके बाद हृदय था और तीसरा नलिकाएं थी। ठीक है, उसके बाद हमने सबसे पहले हेडिंग लिया हमारा रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, हल्का क्षारीय होता है और 5 से 6 लीटर एक स्वस्थ व्यक्ति में पाया जाता है, लगभग 7% भाग बनाता है शरीर का, और ये है रक्त का फिर वर्गीकरण। ठीक है, लैंडस्टर नामक जो वैज्ञानिक ने उसने रक्त समूह वगैरह बताए थे। हार्वे नामक वैज्ञानिक जो था उसने परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। तो ये रक्त का वर्गीकरण हो गया। रक्त के वर्गीकरण में प्लाज्मा आ गया, रुधिर कणिकाएं होंगी और बाकी इसका डिस्क्रिप्शन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आरबीसी के बारे में कि आरबीसी क्या होती है, इसकी डिटेल्स क्या है, क्या इसकी भूमिका है, कितना प्रतिशत, जैसे कि टोटल रुधिर कणिकाओं का लगभग 99% जो भाग होता है वो आरबीसी के द्वारा बना होता है। केंद्रक रहित होती है, वृत्ताकार होती है, डिस्क रूपी होती है, उभयावतल होती है। 120 दिन इनका जीवन काल होता है। 7 से 8 म्यूएम तक इनका व्यास होता है और लगभग 2 म्यूएम तक इनकी मोटाई होती है। वयस्क पुरुष में इनकी जो संख्या बताई गई है वो बताई गई है लगभग 52 लाख पर mm³, और जो वयस्क स्त्री होती है उसके अंदर इनकी संख्या बताई गई है लगभग 47 लाख पर mm³। इनमें श्वसन वर्णक पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो हम लेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक में हमारी। तो अगले टॉपिक से या अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम हमारा आरबीसी। थैंक यू।